Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र पांडे, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम लोग मेंस सेकंड पेपर GS मेंस सेकंड पेपर में शासन अर्थात गवर्नेंस से जो सवाल हैं आज उसे हम लोग करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पूरा सेकंड पेपर हम लोग जो है वो आंसर राइटिंग करेंगे और सेगमेंटल हम लोग उठाएंगे प्रश्न और फिर उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवालों को पूरा कर लिया है। आज बारी है शासन की, गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस से हम लोग कुल 15 प्रश्न करेंगे। देखिए 15 प्रश्न जो है वो गवर्नेंस से हम लोग करेंगे और गवर्नेंस के मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि समसामयिक या करंट अफेयर्स में जो कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड चीजें भारत में देखने को मिली हैं उनको भी अपने प्रश्नों में हम लोग समाहित करें। तो आइए शुरू करते हैं आज गवर्नेंस और गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो पहला प्रश्न है गवर्नेंस से रिलेटेड, वो प्रश्न क्या लिया गया है? भारत में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने में डिजिटल इंडिया पहल की भूमिका का मूल्यांकन करिए। इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं? मतलब सवाल जो है वो दो पक्षों में बटा हुआ है। पहले आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया पहल की जो भूमिका है वो क्या है। तो आपको बताना है डिजिटल इंडिया पहल क्या है, कब शुरू की गई, इसके बेसिक जो मूल बातें थी वो क्या थी और इसने क्या अभी तक किया है और जो नहीं हो पाया है वो क्यों नहीं हो पाया है, वो चुनौती हो जाएगी। तो एक फ्लो में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देंगे। भूमिका, डिजिटल इंडिया पहल ने भारत में डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त किया है। सेवा वितरण और पारदर्शिता तथा समावेशिता को बढ़ाया है, लेकिन कई चुनौतियां इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। मतलब भूमिका या परिचय में हम वो सारी बातें लिख देते हैं जो हम आगे बताने वाले हैं। अब हम पहुंचते हैं मुख्य भाग में। यहाँ पर हम बताते हैं कि डिजिटल इंडिया पहल में भारत में शासन को परिवर्तित किया है। जैसे आधार के माध्यम से eKYC, डिजिटल लॉकर जैसे उपकरणों ने सेवा वितरण की तीव्रता और सुलभता को बढ़ाया है, जिससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पा रहा है। ये भूमिका है। डिजिटल गवर्नेंस के संबंध में अगर डिजिटल इंडिया पहल की बात करें तो डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से ये चीजें हमें देखने को मिलती। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसे eKYC, डिजिटल लॉकर, ऑनलाइन माध्यम से सभी प्रकार के सर्विसेज तक लोगों की पहुंच, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, निर्वाचन मतदाता पहचान पत्र बनाना है, आदि आदि, इसकी बात कर रहा है। ऑनलाइन पोर्टल जैसे MyGOV और डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने भ्रष्टाचार को कम किया है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया है। भूमिका लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, ये भूमिका लिख रहे हैं। भारत नेट परियोजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में नेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया, लेकिन इसकी गति और गुणवत्ता में अभी थोड़े सुधार की जरूरत है, वो अपर्याप्त है। लेकिन इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचे। इसके बावजूद डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन की सीमित पहुंच, हम चुनौतियों की भी बात कर रहे हैं लगे हाथ। तो इसके बावजूद डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन की सीमित पहुंच विशेष रूप से गरीब ग्रामीण आबादी के बीच समावेशिता को बाधित कर रहा है। मतलब हम इस डिजिटलीकरण से सबको नहीं जोड़ पा रहे हैं और सबको जोड़ लेना समावेशिता कहलाता है। तो समावेशिता के समक्ष इनकी साक्षरता और संसाधनों का अभाव, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा साइबर हमले, डेटा उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं भी डिजिटल गवर्नेंस की विश्वसनीयता को चुनौती देती है। आजकल डिजिटल अरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सामने से कॉल आता है
वीडियो कॉल आता है और उस पे कभी कोई सीबीआई वाला बन के बात करता है, कभी ईडी बन के बात करता है, तो कभी पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी और वो पूरे वर्दी में नेम प्लेट के साथ आपके सामने आता है और आपके जो गोपनीय डेटा है उनके आधार पर आपको आपसे बहुत बड़ी लूट करने का प्रयास करता है। तो जो साइबर हमले हैं और डेटा उल्लंघन है, ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल गवर्नेंस की विश्वसनीयता को चुनौती देती है। इसी तरीके से सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका डिजिटल उपकरणों के उपयोग में जो प्रशिक्षण नहीं है वो भी एक बड़ी समस्या है। जो सरकारी कर्मचारी है वो डिजिटली गुड नहीं है, अच्छे नहीं है, इस कारण भी इसका उपयोग थोड़ा सीमित रूप में हो पाया है, बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा डेटा संरक्षण कानूनों की मजबूत कानूनों की अनुपस्थिति ने भी नागरिकों के विश्वास को कमजोर किया है। जैसे किसी के साथ अगर इस तरीके की कोई लूट होती है, वो चाहे डिजिटल अरेस्ट का मामला हो या किसी के बैंक खाते से कोई चीज चुरा लिया गया हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी किया गया हो, ऐसे समस्याओं ऐसे मामलों में पूरी जिम्मेदारी कानूनों के माध्यम से भी, नियमों के माध्यम से भी व्यक्ति पे ही थोप दी जाती है कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने पासवर्ड क्यों मजबूत नहीं बनाया। पासवर्ड क्या था, बता दिया आदमी ने डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ तो कोई भी जानता होगा। तो ये जो चीजें हैं ये एक बड़ी समस्या है कि घुमा फिरा के जो कानून है वो कमजोर हैं और लोगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पाती है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और ग्रामीण डिजिटल अंतर इस पहल के समग्र प्रभाव को लिमिटेड कर देती है। तो ये चुनौतियां हैं, जिसमें चुनौतियों में विशेषकर आपने क्या क्या बता दिया। चुनौतियों में आपने डिजिटल साक्षरता का अभाव बता दिया और संसाधनों की सीमित पहुंच, आपने ग्रामीण आबादी के बीच इसकी पहुंच को बता दिया, आपने साइबर हमले और डेटा कानूनों के उल्लंघन को बता दिया, कर्मचारियों के इस मामले में प्रशिक्षित न होना बता दिया और डेटा संरक्षण कानून की अनुपस्थिति बता दी। अगर इन्हें सुधार लिया जाए तो डिजिटल गवर्नेंस एक मजबूत ई गवर्नेंस को स्थापित करने में सहायक होगा। जैसे निष्कर्ष में हमने लिखा कि डिजिटल इंडिया ने शासन को सशक्त किया है, लेकिन डिजिटल साक्षरता, डेटा सुरक्षा, समावेशी पहुंच सुनिश्चित करके हम इसे और प्रभावी बना सकते हैं। ये हमने इसकी जो प्रभाव की जो सीमितता है उसके संबंध में हमने आगे की राह बता दी। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ पर। दूसरा सवाल देखिए गवर्नेंस से। नागरिक केंद्रित शासन की अवधारणा को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसे प्राप्त करने में आरटीआई अधिनियम की क्या सीमाएं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो हमें यह बताना है कि 2005 में आरटीआई कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कानून ही पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था, किंतु कुछ विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां रहीं जो इसको उस हद तक सफल नहीं बना सकी और हाल के संशोधन ने इसको और कमजोर बना दिया है। इसलिए ये चुनौतियां हैं और इसकी भूमिका की पहचान उन्हीं चुनौतियों के साथ कर लेंगे। देखिए, नागरिक केंद्रित शासन नागरिकों की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है और आरटीआई कहीं न कहीं शासन को जन उन्मुखी बनाने के संबंधित था ही। पारदर्शिता और जवाबदेही इसके मूल हैं, जिसमें आरटीआई अधिनियम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सीमाएं इसकी प्रभावशीलता को कम करता है। ये हमने परिचय में बता दिया। अब मुख्य भाग में इसका विश्लेषण करते हैं। नागरिक केंद्रित शासन का आधार पारदर्शिता और जवाबदेही है। नागरिकों को सरकारी कार्यों की निगरानी करने और नीतियों में भागीदार होने के लिए यह सशक्त बनाता है और सूचना का खुलासा सुनिश्चित करता है कि सरकारी निर्णय खुले, मतलब पारदर्शी रूप से और जांच के दायरे में हो। इसी को ध्यान में रखकर 2005 में आरटीआई अधिनियम इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा, जिसने नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की। हालांकि अब इसकी प्रभावशीलता की हम जांच कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आरटीआई के प्रति जागरूकता की कमी ने इसके उपयोग को सीमित रखा। दूसरा, जो सूचना आयुक्त थे इनकी कमी थी। जो आवेदन किए जाते थे उनकी बढ़ती लंबित पेंडिंग संख्या और उनके क्रियान्वयन में जो बाधा, वो इसके प्रभाव को कम करती। साथ ही साथ 2019 में आरटीआई संशोधन किया गया और इसमें सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता को
कमजोर कर दिया गया, जिसने विवादों को जन्म दिया और इसने भी इसकी प्रभावशीलता को कमजोर किया। इसके अलावा जो भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, इन पे कई बार हमले हुए, इनको धमकी हुई और इन कारणों से भी लोग आरटीआई करने से डरने लगे, इसकी प्रभाविता कम हुई। इसके अलावा कुछ संगठन जैसे सीबीआई है, ये आरटीआई के दायरे से अपने को बाहर रखते हैं, तो ऐसे मामले में भी सूचना का अधिकार बाधित होता है। तो उपरोक्त जो कारण है ये इसके समक्ष चुनौती है, इसने सूचना के अधिकार के प्रभाव को कम किया, लिहाजा नागरिक केंद्रित जो शासन है, पारदर्शी और उत्तरदायी जो शासन है, उसकी स्थापना पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाई है। तो आगे की राह क्या है, करना क्या चाहिए? तो पारदर्शिता और जवाबदेही नागरिक केंद्रित शासन के लिए आवश्यक है। इसलिए आरटीआई कानून को और मजबूत करने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता देने की जरूरत है, आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की जरूरत है और संस्थाओं को समयबद्ध जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध करने के संबंधित बात है। तो ये है आपका ये वाला उत्तर जो आपको यहाँ पर लिखना था। तो आप मल्टीपल बार अलग अलग बिंदुओं पे फटाफट पहुंचते हैं, यही करना है आपको अपने जीएस के उत्तर में, अपने जीएस के उत्तर में। चलिए अगला सवाल है, तीसरा सवाल है। अच्छा देखिए, यहाँ इस सवाल तक पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूचना दे दूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। मैं आपको सूचना दे दूं जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि अभी आज आप जो हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन अगर आपने 2026 के लिए शुरू कर दी है, लेकिन किसी बैच से नहीं जुड़े हैं और आप 26 की तैयारी के लिए एक मजबूत बैच चाहते हैं, ऐसा बैच जो आपको आगाज से अंजाम तक ले जाए, शून्य से परिणाम तक पहुंचाए और हर एक स्तर पर आपके साथ एक अलग रणनीति के साथ खड़ा हो। आज के समय में हम कॉमन नीति से नहीं जीत सकते, हमें कुछ विशिष्ट करना होगा और विशिष्ट नीतियों के लिए हमें एक कोच की जरूरत है। वो कोच आपके लिए स्टडी आईक्यू बन सकता है, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए जो बैच है वो प्रतिज्ञा बैच बन सकता है। ये इवनिंग बैच है 2026 के लिए। इसमें एडमिशन लेने की जो आखिरी तिथि है वो 15 जून है और ये 15 जून इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 15 जून तक आपके लिए स्टडी आईक्यू ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आपको अपनी फीस में एक बहुत बड़ी छूट मिलती है। 26,999 रुपए जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमेशा 29,999 होता है, ये हमेशा 29,999 होता है, 29,999 होता है। लेकिन अगर आप इस सेल के दौरान टिल डेट 15 जून है, 15 जून तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पे करना होगा 26,999 और ये बैच लेते समय आप जब एपी लाइव कोड अप्लाई करेंगे तब जाके आपको ये बैच 26,999 रुपए में मिलेगा। इस बैच की खासियत क्या है कि इस बैच के भीतर आपको पीआरपी प्रोग्राम मिलता है, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। मतलब आपने एडमिशन तो ऑनलाइन लिया, लेकिन ऑनलाइन में जैसे ही आप आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस खत्म करते हैं और हमारे द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले वीकली टेस्ट में लगातार पार्टिसिपेट करते हैं, इस आधार पे स्टडी आईक्यू आपको स्पॉट करती है और आपको प्रारंभिक परीक्षा से 2-2.5 महीना पहले दिल्ली बुलाती है और अपने ऑफलाइन सेंटर पे, अपने हॉस्टल में आपको रखती है और वहाँ पे ऑफलाइन मॉडल में आपको प्रैक्टिस कराती है और फैकल्टी के द्वारा आपको ऑफलाइन मॉडल में प्रीलिम्स तैयार कराती है, जिससे प्रारंभिक परीक्षा आप न चूकिए। और प्रारंभिक परीक्षा पास करना हिंदी माध्यम के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर है, जबकि मेंस आपका बेहतर तैयार होता है। तो इसलिए ये जो बड़ी समस्या थी वो इस बैच में समाप्त करने का प्रयास किया गया और प्रारंभिक परीक्षा पास करते ही ये पूरी फीस आपको रिफंड हो जाती है। मतलब अब आप फ्री में पढ़ रहे हैं और आप प्री पास करते ही एमआरपी प्रोग्राम में आ जाते हैं, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए ऑफलाइन में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, रहना खाना सब जिम्मेदारी स्टडी आईक्यू की होती है और साक्षात्कार गाइडेंस सही है। तो एक यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत भटकाव के साथ जो सोर्स आप जुटा पाएंगे वो सब एक जगह आपको मिल जाएगा, प्रतिज्ञा बैच के साथ, इवनिंग बैच के साथ। फीस ये है। अब आप कहेंगे सर सब तैयार कर लें, ऑप्शनल रह गया तो, और ऑप्शनल भी तो एक बड़ा सेगमेंट है और ऑप्शनल में बड़ा समय भी लगता है और जीएस तो तैयार हो जाएगा, फिर भी क्या हमारा फाइनल मेंस होगा? तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल का बैच भी पैरेलल है। आप हिंदी साहित्य,
आप भूगोल, आप इतिहास, या फिर PSIR राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय है और इस समय सर्वाधिक विद्यार्थी इस विषय से मेंस लिख रहे हैं और सर्वाधिक परिणाम इस विषय से है। अभी इसी साल जो रिजल्ट आपने देखा 2024 वाला, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक दोनों ही PSIR से है। और PSIR में भी आप देखेंगे तो एडमिशन लेने की अंतिम जो तिथि है वो 16 जून है। 16 जून है, मतलब यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ की जो फीस है वो 12,999 है। ये 14,999 होता है। यहाँ पर भी आपको 15 तारीख तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर AP लाइव कोड इस्तेमाल करने के साथ ही एक बड़ी छूट मिलेगी। लगभग 5 से 5.5 महीना और 2-3 महीने उनके टेस्ट और प्रैक्टिस कंप्लीट करने में लगते हैं, तो 7 साढ़े 7 महीने की जो मजबूत तैयारी है ऑप्शनल की वो कर सकते हैं। और जनवरी तक हम आपका बैच खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जनवरी के बाद आप पूरी तरीके से केवल प्रीलिम्स को फोकस कर सकें और प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो आप जुड़ सकते हैं, आपको जुड़ना चाहिए इस बैच के साथ। 15 तारीख से पहले एडमिशन लेंगे तो आपको ये जो बैचेस में छूट है ये मिलेगी, अन्यथा 15 के बाद ये फिर बैच की फीस इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपको लंबा वेट करना पड़ेगा नए बैच के लिए और 26 के लिए आप लेट हो रहे हैं। तो आपको अपना निर्णय तत्काल और जल्दी लेने की आवश्यकता है और आपको ये अपना निर्णय लेना भी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे फिर से आते हैं। भारत में ई गवर्नेंस के विकास में प्रशासनिक दक्षता कैसे प्रभावित किया है? ई गवर्नेंस जो भारत में शुरू किया गया है, ई गवर्नेंस को हम स्मार्ट गवर्नेंस के रूप में भी देखते हैं। और स्मार्ट गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है? सिंपलिसिटी आती है, सरलता, मोरलिटी आती है, नैतिकता, अकाउंटेबिलिटी आती है, जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। ये 5 शब्द मिलकर स्मार्ट बनता है और स्मार्ट गवर्नेंस ई गवर्नेंस से जुड़ता है। ये प्रशासनिक दक्षता को कैसे प्रभावित कर रहा? तो ये जो अंदर हमने देखा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता, सरलता, ये वाली बात दक्षता के साथ जुड़ती है। देखिए, ई गवर्नेंस भारत में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया है। इससे सेवा वितरण सुगम हुआ है। समावेशिता सुनिश्चित करना एक चुनौती है, इसके लिए नीतिगत सुधार आवश्यक है। अब इसने एक नया आयाम दिया भारत के प्रशासन को। जैसे डिजी लॉकर आया, ई ऑफिस शुरू हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रक्रियाओं को सरल बना दिया, यहाँ पर ऐसा आ गया, और लागत को कम कर दिया, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ। आप देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल, जैसे एक ऑनलाइन पोर्टल है उमंग। ऑनलाइन पोर्टल और उमंग जैसे ऐप ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान की, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ, जवाबदेही बढ़ी। माई जीओवी ने लोगों को शासन में भागीदार बनाया। जेम पोर्टल जैसी पोर्टल हैं जो लोगों को PPP के मॉडल से सरकार को जोड़ने के लिए सरलता प्रदान करती है, भ्रष्टाचार को कम करता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्टफोन की सीमित जो व्यवस्था है, ये एक बड़े समुदाय को इन लाभ से वंचित कर देती है। डिजिटल साक्षरता की कमी भी इसके लिए थोड़ा सा अभी इसे और प्रभावी नहीं बना पा रहा, विशेषकर वो ग्रामीण क्षेत्र में और बुजुर्ग आबादी में। समावेशिता के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान बढ़ाना चाहिए, जैसे PMDG या PMG दिशा को प्रभावी करना की आवश्यकता है। भारत में नेट के तहत ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार की जरूरत है। गवर्नेंस पोर्टल को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराकर हम इसे समावेशी बना सकते हैं। निष्कर्ष में हम बताएंगे कि ई गवर्नेंस ने प्रशासन को सशक्त किया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार के माध्यम से हम इसे और प्रभावी बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। आप देखेंगे न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इसी के अंतर्गत आप संविधान संशोधन को भी देखते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा या निम्न सदन के 15% तक सीमित किया गया। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का सिद्धांत सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत में हाल में इसमें सुधार की ओर जो कदम है वो बढ़ाया है, जैसे सिद्धांतों को कम किया गया है, नियमों को तेज किया गया है, नागरिक केंद्रित शासन पर जोर दिया है, जो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को दिखाता है। भारत में इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए कई सुधार हैं,
जैसे सरकारी ई मार्केट प्लेस मतलब जिम पोर्टल, यहाँ से खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी और कुशल बनाया गया है। अभी आपने देखा कि जो लेटरल एंट्री है और जो मिशन कर्मयोगी है, इसके माध्यम से नौकरशाही में नवाचार और क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम शासन हो सके। डिजिटल इंडिया पहल ने भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल सुलभ बना दिया है। कारोबारी सुगमता के लिए लाइसेंस अनुमति को कम नियामक सुधारों में हस्तक्षेप को कम किया गया है या नियामक सुधार किए गए हैं। मतलब आपको अब चक्कर नहीं लगाने हैं ऑफिस के, आपको ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारे लाइसेंस और बहुत सारी अनुमति मिल सकती है। हालांकि नौकरशाही प्रतिरोध नीति क्रियान्वयन में देरी इसमें बाधक है और ये रहेगी सदा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल ने बुनियादी ढांचे में सरकार की भूमिका को कम किया है। आरटीआई और सामाजिक लेखा परीक्षण जैसे उपकरण जवाबदेही को मजबूत करते हैं, इसलिए न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन भारत में इसमें सुधारने का प्रयास है। सुधारों की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन नौकरशाही बाधाओं को दूर करके इस गति को बढ़ाया जा सकता है और ज़्यादा बेहतर शासन स्थापित किया जा सकता है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में नीति निर्माण में साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता और चुनौतियों की व्याख्या करिए। नीति निर्माण में साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है और इसके समक्ष चुनौतियां क्या है? तो साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण क्या है? आंकड़ों के आधार पे, डेटा के आधार पे हम नियम बनाएं, नीतियां बनाएं। अगर हमारे पास डेटा नहीं होता तो हम जो भी पॉलिसी बना रहे होते हैं वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। तो देखिए, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण डेटा और अनुसंधान पर आधारित होते हैं। इससे प्रशासन की प्रभाविता सुनिश्चित होती है, लेकिन भारत में इसके क्रियान्वयन के लिए कई चुनौतियां हैं। जैसे साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु संसाधनों का बेहतर उपयोग और क्योंकि यह संसाधनों का प्रभावी उपयोग और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है। जब हम डेटा संचालित नीतियां बनाते हैं तो पारदर्शिता, जवाबदेही वहां पर बढ़ती है और डेटा आधारित नीतियों से नागरिकों का विश्वास भी बढ़ता है। जैसे हमने नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसका एक उदाहरण है जो डेटा विश्लेषण पर ही आधारित है। डेटा के माध्यम पर ही हम इस तरीके की चीजों को आगे करते हैं। हमने बहुत सारे सर्वेक्षण किए, स्वच्छता सर्वेक्षण, सुशासन सर्वेक्षण, ये सब डेटा आधारित पॉलिसी पर आधारित है। हालांकि विश्वसनीय और समयबद्ध डेटा की कमी इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी चुनौती है और भारत में डेटा को प्राप्त करना समयबद्ध तरीके से बहुत टफ है, सबसे बड़ी चुनौती है। नीति निर्माताओं में डेटा विश्लेषण का कौशल भी बड़ा कम है। डेटा मिल भी जाए तो उसका विश्लेषण नहीं कर सकते ठीक से। इसके अलावा नीतियां अक्सर राजनीतिक दबावों से बनती है, जिससे साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाता है। यहाँ पे जाति, धर्म आदि चीजें मायने रखने लगती है। वर्ग, क्षेत्र, समुदाय। ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा संग्रह की अपर्याप्त व्यवस्था है। अनुसंधान संस्थाओं के साथ सरकार का जो सहयोग है वो बड़ा लिमिटेड है। तो ये चीजें इसके समक्ष चुनौती उत्पन्न करती है। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण शासन को सशक्त करता है, लेकिन डेटा गुणवत्ता, क्षमता निर्माण और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना इसके लिए आवश्यक है, जिससे कि ये दृष्टिकोण प्रभावी हो सके और नीतियों का बेहतर जो निर्माण है वो कर सके। नीतियों की जो बेहतर निर्माण है उसको आगे बढ़ा सके। और आखिरी सवाल है, भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा सोशल ऑडिट की अवधारणा और इसे मजबूत करने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। मनरेगा में इसके क्रियान्वयन का उदाहरण है। मनरेगा में इसके कार्यान्वयन का उदाहरण दे तो जैसे सामाजिक लेखा परीक्षक नागरिकों द्वारा सरकारी योजनाओं की निगरानी की प्रक्रिया है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। मनरेगा में यह प्रभावी है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। अब आते हैं मुख्य भाग पे। सामाजिक लेखा परीक्षा शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग को कम करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब जैसे मनरेगा की बात करें, मनरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षा का उपयोग
ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाता है। अर्थात ग्राम सभाएं ये डिसाइड करती हैं कि मनरेगा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उपयोगी है या नहीं है, मनरेगा के कार्यों से लाभ हो रहा है कि नहीं, और मनरेगा में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो लोगों तक ठीक से पहुंच रही हैं कि नहीं। तो सामाजिक निगरानी में है, सामाजिक निगरानी में है। इसे ही सोशल ऑडिट कहते हैं, सामाजिक लेखा परीक्षा कहते हैं। यह प्रक्रिया जवाबदेही को बढ़ाती है, योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाती है। मनरेगा का सारा पैसा वर्कर के अकाउंट में जाता है, जो पहले प्रधान के अकाउंट में जाता था। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और भागीदारी की कमी सोशल ऑडिट को प्रभावित करते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी है और लेखा परीक्षा करने वाले को धमकियों का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नीतिगत और कानूनी ढांचे में भी सुधार की जरूरत है, वहां पर भी इसके लिए सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। सामाजिक लेखा परीक्षा शासन को मजबूत करती है, लेकिन जागरूकता और प्रशिक्षण के अभाव तथा सुरक्षा उपायों के साथ ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। अन्यथा ये एक मजबूत कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ये बहुत प्रभावी नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तो एक तो ये सवाल है। अच्छा, एक सवाल शायद और है, हाँ एक सवाल और है। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में जीएसटी परिषद की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जीएसटी परिषद की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, इसके समक्ष क्या चुनौती है। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान संशोधन करके इसे शामिल किया गया। इसने केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना हुई है, लेकिन नीतिगत और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां अभी भी इस परिषद के समक्ष पड़ी है। जीएसटी परिषद भारत में सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। केंद्र और राज्यों के कर नीतियों पर सामूहिक निर्णय लेने के लिए इसे बनाया गया है। यह परिषद कर दरों, नियमों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे एकीकृत इंटीग्रेटेड कर प्रणाली स्थापित हुई है और व्यापार सुगमता बढ़ी है। राजस्व हानि के लिए इसमें यह भी कहा गया है कि यह परिषद तय करेगी कि पुरानी कर प्रणाली से जो भी कर मिलता था राज्यों को, एकीकृत कर प्रणाली से उन्हें जो भी नुकसान होगा वो राजस्व हानि के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए वित्तीय स्वायत्तता का समर्थन करता है। हालांकि कर दरों और मुआवजे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य समय समय पर मतभेद भी उभरते रहे। जीएसटी का ढांचा अत्यधिक जटिल और अनुपालन का बोझ विशेषकर छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई राज्यों को अपेक्षित राजस्व प्राप्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है इस जीएसटी की नीति के कारण। तो ये परिषद की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी ये जीएसटी परिषद वास्तविक अर्थों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सकेगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार ने मुआवजे को लेकर और अपने कर के हिस्से के हस्तांतरण की देरी को लेकर केंद्र के ऊपर आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार भी ऐसा आरोप लगा रही है। तो जीएसटी परिषद ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा तो दिया है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन जो मतभेद राज्यों के साथ उभर रहे हैं उसे जल्दी से समाप्त करने की आवश्यकता है, और समाप्त करने में जो नियम प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उसे पारदर्शी बनाने की जरूरत है। ये उत्तर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीएस का उत्तर लिखते समय आपको किसी भी मामले में विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी मामलों में एक सामान्य विचार रखने की जरूरत है और मल्टीपल चीजों को टच करने की जरूरत है, फटाफट फ्लिप करने की जरूरत है, स्विप करने की जरूरत है दूसरे बिंदुओं पर। मैक्सिमम चीजों को समाहित कर सकें, गागर में आप सागर भर सकें, इसके लिए ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी, और एक बार मैं फिर से आपको आमंत्रित जरूर करूंगा कि आपको जुड़ना चाहिए PSIR के बैच के साथ, आपको जुड़ना चाहिए जीएस के बैच के साथ। 15 तारीख लास्ट डेट है, तो फटाफट आप स्टडी IQ के ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों तक इसे जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद। Every single book which I've topper suggested
but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.